शिक्षा जो है हमको इनलीगल स्कूलों से लेनी पड़ रही है और इनलीगल स्कूलों के द्वारा जो शिक्षा मिलती है वो किसी लायक नहीं होती। तो हमारे बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय हो चुका है। उस भविष्य को यहाँ पर अगर किसी महिला पे अत्याचार होता है तो बीजेपी आवाज़ नहीं उठाती। वॉशिंग मशीन वाला पार्टी है साहब। ये लोग दिखा देते हैं इतना घोटाला है, बाद में वो नेता इनके बाजू में बैठ जाता है तो धुल जाते हैं इनका। दोस्तों नमस्कार। नालासोपारा अंतर्गत कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेलते हुए नालासोपारा 132 विधानसभा से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा है। कांग्रेस के प्रत्याशी संदीप पांडे के ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है। यहाँ हम जहाँ खड़े हैं संदीप पांडे का ऑफिस है यहाँ पीछे, और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी जो जिले लेवल पर पहले से कई समय से कांग्रेस के लिए काम करते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि कांग्रेस नालासोपारा में क्या परिस्थिति रखती है, किस तरह से नालासोपारा में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, क्या उसका रिपोर्ट कार्ड रहेगा। हमारे साथ रामदास वाघमेरे जी है। रामदास वाघमेरे जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे, आपकी पार्टी के आखिरकार कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है, अब यहाँ से आपका एक माने में वार रूम जो है वो शुरू हो चुका है, तो अब वार कितनी तेज गति से होने वाली है? वार जो है यहाँ पर मुद्दों पे होने वाला है। नालासोपारा विरार के जो मूलभूत प्रश्न है, ये प्रश्न होते हैं शिक्षा के होते हैं, आरोग्य के होते हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं। पिछले 30 साल से सत्ता में बनी हुई पार्टी यहाँ पर ये तीनों लेवल पर फेल नजर हो रही है। और हम लोग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार है संदीप पांडे जी, उनको लेकर हम बहुत सालों बाद पंजा निशानी पे चिन्ह पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये पार्टी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है और ये पार्टी हमेशा मुद्दों पर लड़ती है। छिचोरापन करना इस पार्टी को आता नहीं है। हम मुद्दों के साथ में नालासोपारा विधानसभा लड़ रहे हैं और बड़े दमखम से लड़ रहे हैं। हम लोगों के बीच हमारे उम्मीदवार को पहुंचा रहे हैं, इस माध्यम से पहुंचा रहे हैं कि यहाँ पे शिक्षा का जो सवाल है वो बना हुआ है। शिक्षा जो है हमको इनलीगल स्कूलों से लेनी पड़ रही है और इनलीगल स्कूलों के द्वारा जो शिक्षा मिलती है वो किसी लायक नहीं होती। तो हमारे बच्चों का भविष्य जो है अंधकारमय हो चुका है। उस भविष्य को बनाने के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। यहाँ पर रोड, रास्ता, गटर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए भी ये पार्टी फेल हुई है जो यहाँ पर सत्ता में बनी हुई। हम उसको अच्छी तरह से सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। इस मुद्दों के तहत हम लोग लड़ रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी भी इलेक्शन लड़ रही है। बीजेपी का तो यहाँ पर इलेक्शन लड़ने का कोई मुद्दा ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो जनता के सवाल है, यहाँ पर अगर किसी महिला पे अत्याचार होता है तो बीजेपी आवाज़ नहीं उठाती। यहाँ पर किसी अल्पसंख्यक पे, मुस्लिम पे अत्याचार होता है तो इनकी आवाज़ नहीं निकलती। ये इलेक्शन के दौर में कहाँ से निकल आते हैं? एक आखिर में इलेक्शन लड़ना क्यों चाहते हैं ये लोग? अगर महिला सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकते, यहाँ पर अल्पसंख्यक को सुरक्षित नहीं कर सकते, तो इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? अब कोई आता है बाहरी यहाँ महाराष्ट्र में और बोलता है कि बटेंगे तो कटेंगे। क्यों? आज़ादी के बाद से हमारा देश जो है एक बना हुआ है, यहाँ पर न बटा है न कोई कटा है। आप लोग ने, आपके वरिष्ठ नेता फडणवीस ने कहा है कि राहुल गांधी जी यहाँ पे नक्सलवाद चलाते हैं। नक्सलवाद नहीं है साहब। हाथ में जो लाल किताब ली हुई है वो हमारे देश का संविधान है। हमारा देश का संविधान जो है हमारे सभी देशवासियों को एक साथ बने रहने के लिए, मजबूत बने रहने के लिए मदद करता है। और आप लोग उसको नक्सलवाद कहते हो। नक्सलवाद को आपके लोग फैलाते हैं। आप जाइए वसई के ब्रिज पे बैनर लगा हुआ है कि दिवाली का सामान जो है हिंदू भाइयों से खरीदे, और नीचे लिखा हुआ है विश्व हिंदू परिषद। इसे कहते हैं सही नक्सलवाद। आप लोग लोगों को भड़का रहे हैं, लोगों की भावनाओं को बांटने में लगे हुए हैं। और हम लोग जो है एकता के भावनाओं के साथ में महाविकास आघाड़ी चुनाव लड़ रही है, काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। आपने अपने पक्ष की बात रखी और सामने दोनों ही पक्ष को टारगेट किया, बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बहुजन विकास आघाड़ी को आपने अलग तरीके से टारगेट किया, भारतीय जनता पार्टी को अलग तरीके से टारगेट किया। बहुजन विकास आघाड़ी को आप स्थानिक मुद्दों की बात करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति जो आप कहना चाहते हैं, इन शॉर्ट उसको लेकर। लेकिन स्थानिक मुद्दों पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ जिम्मेदार नहीं है? जबकि इतने सालों से उनके खासदार यहाँ है, उनके सांसद यहाँ है, पालघर जिले का ही अंग है वसई विरार। तो ये बात क्यों हर बार कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी जो है अपने इसमें नहीं लाती है? यहाँ पर महाराष्ट्र में और देश में जो है बीजेपी सत्ता में बनी हुई है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से अवैध रीति से सत्ता में बनी हुई है। जिस तरह से महाराष्ट्र का राजकारण जो है निचली स्तर पर पहुंचाया गया है, इतना निचला स्तर इतिहास में कभी नहीं गया। ये लोग हर किसी को ईडी सीबीआई का धमकी दे के
अपने में जोड़े हैं। भुजबल जी ने 2 दिन पहले बताया गया है कि मुझे 75 साल की उम्र में ईडी का नोटिस आया था, तो मैं अब और दुख नहीं झेल सकता हूँ, इसलिए मैं बीजेपी में चला गया। तो यहाँ लोग बीजेपी में दिल से नहीं जुड़े हुए हैं, इनकी किसी की मजबूरी है और कोई भ्रष्ट नेता है जो बीजेपी से जुड़े हुए। ये लोग तो वॉशिंग मशीन वाला पार्टी है साहब। ये लोग दिखा देते हैं इतना घोटाला है, बाद में वो नेता इनके बाजू में बैठ जाता है तो धुल जाते हैं। इनका क्या नीति मूल्य है? ये तो इनके मार्गदर्शक तत्व ही नहीं है। ये वो पार्टी है, देश में जब गुलाम हमारा देश जो है अंग्रेजों के हाथों गुलामी में था, तो ये जो है अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, देशवासियों को ये लोग मदद नहीं कर रहे थे। ना स्वतंत्रता की लड़ाई में इनका कोई हाथ है। कोई एक बीजेपी वाला बता दीजिए कि जो शहीद हुआ है। संगठनात्मक तौर पर बात की जाए तो कांग्रेस का यहाँ का संगठन नगण्य सा है। हम भी फील्ड पर घूमते हैं और आप खुद जिस तरह कांग्रेस को लीड करते हो, आपने कई मौकों पर देखा है, तो संगठन को उठाना और एक चुनाव में संगठन के लिए काम करना कितना चैलेंजिंग है और आपकी क्या पोजीशन रहेगी, ये सवाल मेरा पहले से था, वो अब भी वहीं पे अटका हुआ है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, मेरा नाम रामदास वाघमारे है। मैं कांग्रेस पार्टी का एससी सेल का जिलाध्यक्ष हूँ और पेरेंट बॉडी में जिला सरचिटनेस हूँ। आप महानगर पालिका में आप मेरे पत्र देखिए, स्त्रियों के समस्या के बारे में, स्त्रियों को मुफ्त प्रवास देना चाहिए, इसलिए मेरा पत्र व्यवहार है। यहाँ पर आरोग्य सेवा दी जानी चाहिए, इसलिए मैंने हॉस्पिटल बंद कराया है। यहाँ पर रोड रास्ता गटर सही तरीके से होना चाहिए, इसलिए मैंने नगर पालिका को ताला तक मार दिया है। आप कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कमज़ोर है? ये बात अलग है कि कांग्रेस के कुछ लीडर है जो शांत बैठे रहते हैं, लेकिन हमेशा वोटर 2 प्रकार के होते हैं। एक रोड पे उतर के वोट करता है और एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना काम बजाता है। तो यहाँ पर इस इलेक्शन में आपको इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। आप ये गलतफहमी मत पालिए कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है। कांग्रेस पार्टी के सिपाही और सेनापति बहुत मजबूत है। यहाँ एक और कैंडिडेट है जिनकी भी काफी चर्चा चल रही, धनंजय विठल गावड़े, जो प्रहार जनशक्ति पार्टी से, एक समय ऐसी बात भी सामने आई थी कि वो उनको कांग्रेस टिकट देने वाली है। हालांकि वो कांग्रेस ने टिकट संदीप पांडे को दिया और वो प्रहार जनशक्ति पार्टी से है। उनका कितना प्रभाव रहेगा? और मेरा सवाल फिर वही से है कि पोजीशन पे क्या रहेंगे, ये प्रेडिक्शन आपका क्यों नहीं कर रहे हैं? धनंजय गावड़े जी काफ़ी स्टूडियस नेता है, हमारे पुराने दोस्त है, कांग्रेस में थे, कांग्रेस से वो लड़ने वाले भी थे, कोशिश भी थी, लेकिन हमारे आला कमान जो डिसीजन लेते हैं हम उसको समर्थन करते हैं और हमारे आला कमान ने जो निर्णय लिया है हम उसको सही मानते हैं। हम कहीं से भी हमारे वरिष्ठों को गलत नहीं ठहराते, हमारी वो नीति नहीं है। हम लोग जो है इलेक्शन सही तरीके से लड़ रहे। आपको बता देना चाहता हूँ कि पिछली बार बहुजन विकास आघाड़ी का टोटल वोट काउंटिंग 1,53,000 के आसपास था। अपने जो उनके अपोजिट में लड़े थे बीजेपी शिवसेना से, उनका वोट जो था 1,06,000 के आसपास था। लेकिन इस बार जो है बीजेपी अपने तरीके से लड़ रही है, धनंजय गावड़े जी अपने तरीके से लड़ रहे हैं और कांग्रेस अपने तरीके से लड़ रहे हैं। अगर कांग्रेस वाले ने यहाँ पर सही तरीके से मेहनत की और हम लोग 60,000 वोट तक अगर हम लोग पहुँचते हैं तो हम लोग यहाँ पर अगर नहीं भी जीते तो भी हम लोग यहाँ पर जाइंट किलर के रूप में उभर के आएंगे। तो आज की हमारी इस मुलाकात से एक चीज सबसे बड़ी उभर कर सामने आई कि यहाँ हम जीते न जीते लेकिन किसी को हराने की ताकत रखते हैं। और चुनाव की खूबसूरती यही है क्योंकि चुनाव में एक से अधिक प्रत्याशी होते हैं और जहाँ मुकाबला होता है वहाँ एक की ही जीत होती है, बाकी लोगों की हार होती है। तो एक माने में जितने लोग वहाँ उतरते हैं मैदान में तो वो हारने के लिए उतरते हैं, लेकिन जो हार कर भी जीत जाए वो असल में विजेता होता है। तो यहाँ कांग्रेस के साफ ये इरादे दिखाई दे रहे कि चाहे हम जीत ना पाए लेकिन किसी का खेल बिगाड़ेंगे तो वो हमारी बड़ी जीत है। तो आने वाले समय में देखते हैं क्या वास्तव में कांग्रेस ये कर पाती है, क्या कांग्रेस अब यहाँ से एक नई ऊर्जा के साथ फिर से उठकर उस तरह से अपना प्रभाव कर पाती है। हमारा एक सवाल और अहम रह गया है, उस सवाल के बाद हम खत्म करना चाहेंगे। हमारा यह सवाल है कि अब जब कांग्रेस ने इतने मंसूबे आला दिखा दिए हैं तो मुख्य चीज़ है चुनाव प्रचार। सभी पार्टियों के इतने जोरों शोरों से चुनाव प्रचार शुरू है, बड़े बड़े नेता या कहो वह सिने कलाकार आ रहे हैं। आपकी तरफ से स्टार प्रचारक कौन आने वाले हैं? अभी तक उसका कोई जाहिर क्यों नहीं हुआ है? और स्टार प्रचारक क्या ये समझा जाए कि कोई बड़ा चेहरा आएगा? यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता ही स्टार प्रचारक है साहब। आप हमसे उम्मीद न कीजिए कि हमारे लिए कोई आसमान से फरिश्ता उतर के आएगा। जहाँ हमारे पार्टी के नेताजी है, इमरान प्रतापगढ़ी जी है, कन्हैया कुमार जी है, इनसे हम लोग लगातार संपर्क बनाए रखे हैं। इनकी यहाँ पर सभा होने वाली है
और महाविकास आघाड़ी के नेता भी यहाँ पर आने के लिए हम लोग कोशिश में लगे हुए, वो लोग भी आएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ का माहौल बदली होगा और कांग्रेस एक नए रूप से, नए रंग से यहाँ पर उभर कर आएगी। तो हमारी मुलाकात यहीं ख़त्म करते हैं। इन्होंने बताया जैसे कि बड़े नेताओं के आने की चर्चा शुरू है, अब कैसा समय है, अभी महाराष्ट्र में पूरे महाराष्ट्र का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कोई बड़े नेता भी आएंगे, उनके क्षेत्र में भी उनको चुनाव प्रचार करना है, और दिल्ली से भी कोई नेता आते हैं तो उनको भी समय और काफ़ी चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से आने वाले समय में मालूम पड़ेगा। अगर कोई बड़ा चेहरा आएगा तो उनको भी जरूर उतारेंगे। फिलहाल हम आज यहीं पर रुकते हैं। हमारी मुलाकात और हमारी अपडेट आप लगातार चैनल पर बने रहिए, और भी नई नई से अपडेट के साथ हम आपके साथ मिलते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।